हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है बच्चों स्टाफिंग। स्टाफिंग समझते क्या है, स्टाफिंग क्या है, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। कह रहा है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो दो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का वो होता है परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। अब बच्चों स्टाफिंग क्या होता है ध्यान से देखना। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल दी जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। कह रहा है स्टाफिंग फंक्शन में मैनेजर का काम क्या होता है, बता रहा है बच्चों जो भी जॉब्स हैं खाली जॉब्स हैं, मतलब जो वैकेंट जॉब्स हैं उनको फिल करने का काम होता है स्टाफिंग मैनेजर का। तो बस आप स्टाफिंग चैप्टर को ये नेम से याद रखो कि स्टाफिंग चैप्टर में जितने भी कंपनीज के अंदर वैकेंट पोस्टें होती हैं, जो भी खाली पोस्ट होती हैं, उसको फिल करने का काम स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आता है, स्टाफिंग चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर। कह रहा है स्टाफिंग कंसिस्ट करता है मैन पावर प्लानिंग। किसकी प्लानिंग? मैन पावर प्लानिंग। कितने एम्प्लॉयज चाहिए हमें, कितने लेबर चाहिए, इस सब चीजों की प्लानिंग की जाती है। रिक्रूटमेंट, उनको रिक्रूट किया जाता है। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सोनल। बच्चों पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो ये सब काम होता है स्टाफिंग का, की करना मैन पावर की प्लानिंग करना, कितने लोग चाहिए, उनको रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, मींस फॉर्म निकालना जिससे लोग फॉर्म अप्लाई करें, फिर उसके बाद जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे सिलेक्शन करो, उनको ट्रेनिंग दो, कंपनसेशन कितना देना होगा, उनका प्रमोशन कैसे होगा और मेंटेनेंस कैसी होगी, उन सब की ये चीज। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स कह रहा है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। हमें ऐसा पर्सन फाइंड आउट करना है जो राइट जॉब हो और राइट क्वालिफिकेशन हो उसके पास। मतलब अगर कोई सीए है तो उसे अकाउंट्स का काम देना चाहिए, अगर आप सीए से कुछ और काम कराएंगे तो वो राइट जॉब राइट पर्सन वाला हमारा जो ये पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसा पर्सन जिसको जिस चीज की नॉलेज है उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है उसको उस बेस पे हमें काम देना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस, नीड्स, बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। बच्चों इनमें से कुछ भी आ गया, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, नीड्स ऑफ स्टाफिंग, बेनिफिट्स या एडवांटेज, आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने ही पॉइंट लिखेंगे पहली चीज, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट्स गिवन है हेडिंग्स में ये याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। एक चीज याद रखिए, इन पॉइंट्स का बहुत ज्यादा वेटेज होता है एग्जाम में, ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल्स। कह रहा है फिलिंग द रोल्स, जो जॉब्स खाली हैं उनको फिल कीजिए बाय ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन कीजिए कॉम्पिटेंट पर्सोनल। पर्सोनल मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया एम्प्लॉइज। जो भी पोस्टें खाली हैं उसमें एक कॉम्पिटेंट पर्सनल एलिजिबल कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करिए और उसको वो जॉब दीजिए। कह रहे हैं स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। बोला स्टाफिग फंक्शन की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि हम क्या जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल कर सकें। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल देयर आर ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज। कह रहा है कोई फायदा नहीं है किसी भी जॉब पोजीशन का अगर उसमें कोई एम्प्लॉइज हमने अपॉइंट ही नहीं किया है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है बच्चों प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। कह रहा है जो पर्सन राइट प्लेस पे है राइट पर्सन को राइट जॉब दीजिए। अब कोई मान लीजिए 10 पास है, उसको हमें क्या जॉब देनी चाहिए, किसी कंपनी में गार्ड बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने एमबीए को तो गार्ड बना दिया और 10 पास को क्लरिकल बना दिया, क्लर्क बना दिया, तो नहीं। जो राइट पर्सन है उसे राइट जॉब दीजिए, मतलब जिसके पास एजुकेशन ज्यादा है उसे अच्छी पोजीशन दीजिए, जिसके पास एजुकेशन कम है उसको कम पोजीशन दीजिए। स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एम्प्लॉइज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। देखो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको हमें प्लेस देनी पड़ेगी। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। बच्चों अगर हम किसी ऐसे एम्प्लॉय को जिसके पास अच्छी नॉलेज है और उसे अच्छी पोजीशन में रखेंगे तो धीरे धीरे वो अच्छा काम करेगा, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी एंटरप्राइज की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो देखो ये बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस।
कह रहा है एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करके स्टाफिंग इंश्योर करता है कंटिन्यूअस सर्वाइवल। हम कंटिन्यू मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो हम मार्केट में सर्वाइव करेंगे। एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ विद एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ओनली। कह रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है उनके एफर्ट्स, एम्प्लॉइज के एफर्ट से ही सिर्फ। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स में मतलब यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है। जो भी हम एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में रख रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को तो हमने बहुत ज्यादा वर्क दे दिया और किसी को कुछ भी नहीं दिया। सबको उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम दीजिए जितना वो कर सकते हैं। थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। So there are no chance of overmanning and shortage or underutilization of personals। कह रहा है हम स्टाफिंग के थ्रू ये पहले से पता लगा सकते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर हमें जितने एम्प्लॉयज़, ऐसे ये नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब में रख लें या कम रख लें। ठीक है, तो अगर हम स्टाफिंग के थ्रू प्रॉपर नंबर्स पता कर लें तो सिर्फ उतने ही लोगों को जॉब देंगे और जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। हेल्प्स इन कंपीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हेल्प्स इन कंपीटिंग। टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना। कह रहे हैं दो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए एक ये कंपनी है और एक कंपनी ये है। इसको मैं एक्स लिमिटेड कंपनी बोल दे रहा हूं और इसको मैं वाई लिमिटेड कंपनी बोल रहा हूं। कह रहा है दो कंपनी है जो सेम टाइम की फिजिकल, मान लीजिए इसके पास भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके पास भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है और दोनों के पास कैश भी सेम है। फाइनेंशियल मतलब होता है बच्चों पैसे से रिलेटेड। दोनों के पास क्या भी सेम है, कैश भी सेम है। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो ज्यादा अच्छा करेगी? सेम चीज, बिल्डिंग जितनी चीजें एसेट्स हैं इसके पास भी हैं, इसके पास भी है, कैश जितना इसके पास इसके पास। अब बात आई कि इस कंपनी में और इस कंपनी में दोनों में से अच्छा कौन करेगा? बच्चों वो कंपनी अच्छा करेगी जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स, मतलब आप और हम जैसे इंसान जिस कंपनी में अच्छे होंगे वो कंपनी ग्रो करेगी। क्योंकि जो अगर ये लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे वही कंपनी तो आगे बढ़ेगी। अगर ये लोग इस कंपनी के हुए तो ये कंपनी अच्छा करेगी, अगर ये लोग इस कंपनी के हुए तो ये अच्छे बनेंगे। तो जिस कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स जितना अच्छा होगा वो कंपनी उतना ज्यादा ग्रो करेगी। देखिए यही लिखा है। बट व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर दी अदर्स। बोल रहा है क्या हेल्प करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी कंपनी से विन, जीतने के लिए? इज द एफिशिएंट स्टाफ। उसका स्टाफ कैसा हो? एफिशिएंट हो, अच्छा हो। द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कंपटीटर। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ एफिशिएंट होगा वो इजीली जीत जाएगी अपने कंपटीटर से। तो समझ में आ गया क्या है? जिस कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा वो कंपनी अच्छा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा बोल रहा है इंप्रूव जॉब सेटिस्फिकेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या इंप्रूव करेगा? कह रहा है जॉब सेटिस्फिकेशन और मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। बच्चों ऐसा है जो भी पर्सन काम करता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ कैश के लिए काम नहीं करता, बहुत और सारी चीजें होती हैं जिससे उसे सेटिस्फाई होना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखेगा कि इसे ट्रेनिंग मिल रही नहीं मिल रही टाइम टू टाइम, जो ये काम कर रहा है उसके लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही नहीं दी जा रही है। ठीक है, क्या इसका प्रमोशन हो रहा है? अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो क्या इसका प्रमोशन हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको कंपनसेशन दिया जा रहा है नहीं जा रहा है ज्यादा मेहनत करने का? तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमने देखने पड़ते हैं। इसी से किसी भी पर्सन का मोरल जो होता है एम्प्लॉइज का इंप्रूव होता है। देखो यही पॉइंट लिखा भी है, कह रहा है स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। कह रहा है स्टाफिंग फंक्शन खत्म नहीं होता है सिर्फ किसी भी एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने से। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग। उसमें क्या इंक्लूड होता है? कह रहा है ट्रेनिंग। हम टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग कराएं जिससे उसे दोबारा से चीजें लर्न हो। प्रमोशन दें उनको, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में दें। कंपनसेशन दें, एक्स्ट्रा पैसा दें। ऑल दीज एक्टिविटी हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। इन सब एक्टिविटीज से कह रहा है कि हम किसी भी एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट कर सकते हैं और किसी भी एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होगा तो वो और अच्छा करेगा उस कंपनी के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। कह रहा है की टू इफेक्टिवनेस है, की मतलब इंपॉर्टेंट है अदर फंक्शन, जो भी हमारे मैनेजमेंट के बाकी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके लिए इफेक्टिव है हमारा स्टाफिंग फंक्शन। कैसे देखते हैं, नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन। कह रहा है कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट के हम नहीं कैरी कर सकते हैं विदाउट स्टाफिंग फंक्शन के, बिकॉज ऑल दी फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स। कह रहा है सभी फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, हम आप जैसे लोग, इंसान लोग, एंड ह्यूमन बींग ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। और जो ह्यूमन बींग है, इंसान है, एम्प्लॉय है, वो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग फंक्शन से। तो स्टूडेंट ये थे हमारे यहाँ पे 7 पॉइंट्स, आप इनके पॉइंट्स लर्न कीजिए, ठीक है। अंदर की मीनिंग लर्न करना आपका काम है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्टाफिंग प्रोसेस। मैंने आपसे पहले ही बोला था हमारे 5 चैप्टर हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सभी में प्रोसेस है, और एक प्रोसेस गारंटेड है कि हमारे एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो अब पढ़ते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में बच्चों फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब कोई प्रोसेस चल रही बच्चों कि हमें स्टाफिंग कैसे करेंगे, मतलब लोगों को जॉब में रखेंगे कैसे, तो उसके लिए एक प्रोसेस बना दी गई है। उसके लिए क्या बना दी, प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले कर रहे हैं हमने एस्टिमेट लगाना है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब जो भी स्टाफिंग मैनेजर होगा बच्चों, क्या करेगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, सबसे पहले वो नंबर पता करेगा कि कितने एम्प्लॉय को हमने जॉब में रखना है। मतलब मान लीजिए जैसे 10 गार्ड रखने हैं, ठीक है, 10 गार्ड रखने हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, 10 लेबर चाहिए, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए 3 अकाउंटेंट चाहिए। इस तरीके से साहब पहले एस्टिमेट करेगा, पता लगाएगा 3 अकाउंटेंट चाहिए, 3 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आदमी चाहिए, ठीक है, 3 सेल्स मैनेजर चाहिए। इस टाइप के सारे सब कुछ एस्टिमेट करेगा कि उन्हें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। जितने भी लोगों की जरूरत होगी फिर उनको वो टोटल कर देगा। इसके अकॉर्डिंग मेरे टोटल कितने लोगों की जरूरत है, 29। इसे ही कहा जाता है स्टाफिंग फंक्शन का सबसे पहला काम होता है कि वो एस्टिमेट लगाना कि किस पोस्ट के लिए कितने लोगों की हमें जरूरत है। इसी को बोला गया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट मतलब बच्चों दूसरा पॉइंट समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट। अब हमने ये तो एस्टिमेट कर लिया कि कितने लोगों की जॉब चाहिए, 29। अब बच्चों हमने सोचा कि 29 लोग तो आएंगे नहीं, अब क्या हमें ये 29 पोस्ट की वैकेंसी न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कहाँ, न्यूज़पेपर में या डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे डालनी पड़ेगी कि आइए, जो नॉर्मल पब्लिक है उनको बोलना पड़ेगा आइए हमारी कंपनी में इन पोस्टों के लिए वैकेंसीज हैं। इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। इन्हीं सब चीजों को क्या बोला जाता है बच्चों, रिक्रूटमेंट। कि अब हमने फॉर्म आउट कर दिए हैं इन पोस्टों के लिए और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज रिक्रूटमेंट। फिर बच्चों होता है नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्शन। अब लोगों ने, एम्प्लॉयज ने, जो भी काम करने वाले लोग हैं उनने क्या कर दिया, फॉर्म फिल कर दिए। अब हमने सिलेक्शन करना है कि किस एम्प्लॉयज को जॉब में रखें, किसको नहीं रखें। देखो लिखा भी है, इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। अब हमने ऐसा कैंडिडेट चूज करना है जो मोस्ट सुटेबल हो उस जॉब के लिए, ठीक है, जिसके पास वही क्वालिफिकेशन हो और वही सारी नीड्स हो जो हमें चाहिए, उस पर्सन को सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करेंगे तो बच्चों प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, कॉल लेटर देना है। ऐसा नहीं कि हमने सेलेक्ट कर दिया और हम एम्प्लॉय को बताएंगे नहीं तो वो आएगा कैसे, ठीक है। उसको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसको बताना है कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपको प्लेसमेंट दी जा रही है,
देखो प्लेसमेंट मतलब क्या होता है पहले पढ़ते हैं, फिर ओरिएंटेशन मतलब समझेंगे। प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सेलेक्टेड। कह रहा है प्लेसमेंट मतलब होता है कि जो भी ऑक्यूपाई कर रहा है पोस्ट को, कैंडिडेट को, उसको सेलेक्ट कर देना। आफ्टर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर, हम एम्प्लॉयज को एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन, और उससे बोलते हैं जो खाली पोजीशन है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट तक। इसे कहा जाता है प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन मतलब बच्चों ये होता है कि जो नया एम्प्लॉय है उसको कंपनी में जो पहले से पुराने एम्प्लॉयज हैं उनके साथ मिलवाना। देखिए ओरिएंटेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। देखो यही चीज लिखा है, ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस कराना नए एम्प्लॉयज को, कौन से एम्प्लॉयज के साथ, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फिर होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आप डायरेक्टली किसी को अपॉइंट करके उसको वर्क में नहीं लगा सकते, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि पहले काम सिखाना पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वरना तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड टू मोटिवेट देम इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी भी एम्प्लॉय से अच्छा काम करवाना और उसका मोटिवेशन इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपने उसको क्या देना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चों कुछ पॉइंट्स और हैं, 3 पॉइंट्स। उसके बाद 3 पॉइंट्स और हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ये बच्चों क्लियर कट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं, ध्यान से समझिएगा, जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी कंपनी में एक HR मैनेजमेंट, जहां पे ये स्टाफिंग फंक्शन होता है, वहां अलग से किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी कंपनियों की बात आएगी तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से 5 पॉइंट? सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर है बच्चों रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब बड़ी कंपनियां होंगी। लेकिन बच्चों जब छोटी कंपनी होती है वहां पे स्टाफिंग, प्रमोशन या HR डिपार्टमेंट का काम, ह्यूमन रिसोर्स का काम अलग से नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ हमें 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। देखो ये लिखा भी है, हमें बताया गया है, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कह रहा है जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, विच परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन, जो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टाफिंग। बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, देखो लिखा है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में द लाइन मैनेजर ओनली परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस। कौन परफॉर्म करता है वहां पे काम? लाइन मैनेजर्स। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देर इज नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कह रहे हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है, इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स ऑल्सो इन दी स्टाफिंग प्रोसेस। तो बच्चों जब भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी आपने ये 5 पॉइंट तो ऊपर के लिखने ही लिखने हैं, उसके बाद ये 3 पॉइंट और इंक्लूड करने हैं। देखो लास्ट लाइन में लिखा है, सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देर इज नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स ऑल्सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट बोलना बच्चों परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे अप्राइजल मिला जाता है, मतलब उसको अच्छी जगह मिलने जाती है, उसकी तारीफ होती है एक तरीके से, वो अच्छा काम कर रहा है। ये कौन बताएगा? लाइन मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन मतलब होता है बच्चों एक लोअर पोजीशन से उसे हायर जॉब पोजीशन देना। ठीक है, इससे कहता है कैरियर प्लानिंग। अब छोटी कंपनियों में क्या होता है बच्चों कि जो छोटा एम्प्लॉय होता है नीचे लेवल पे काम करता है उसी को हायर लेवल में बैठाया जाता है, तो यही है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन refers to being placed at a higher job position which more pay, job satisfaction and responsibility। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज, जो भी फीडबैक रिपोर्ट आती है बाकी एम्प्लॉइज उनके अकॉर्डिंग। फिर परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर जॉब पोजीशंस। तो उनकी परफॉर्मेंस से ही उनकी प्रमोशन और हायर जॉब पोजीशन उनको मिल सकती है। फिर बच्चों आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब इट रिफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब, जो भी पर्सन जॉब कर रहा है उसके लिए उसको क्या प्राइस मिलेगी, क्या पैसे मिलेंगे। बच्चों प्राइस 2 टाइप से मिलते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड पेमेंट
एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, ठीक है। टाइम बेस्ड पेमेंट मतलब दिस प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। तो टाइम बेसिस मतलब क्या समझ में आया कि बच्चों जिन्हें हमें सैलरी मिलती है नॉर्मल, वो समझिए, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को मिलती होगी। दिस प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। चाहे जिनको डेली मिल रही हो, चाहे वीकली मिल रही हो, चाहे मंथली मिल रही हो, उसे कहा जाता है टाइम बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड, अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस और यूनिट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो बच्चों ये थी हमारी स्टाफिंग प्रोसेस, इसको पूरी याद कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि अगर सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो हमें ऊपर के 5 पॉइंट तो याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्राइजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और कंपनसेशन, ये 3 पॉइंट भी ऐड करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू।